वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस और आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बीएनएस का। भारतीय न्याय संहिता जिसको हम पहले आईपीसी भी कहते थे। प्लीज हेड डाउन हो जाइए जल्दी से, प्लीज हेड डाउन हो जाइए जल्दी से। देखिए, इन बीएनएस क्लास वी वुड टेक मोर देन 60 लेक्चर्स, 60 से ज़्यादा लेक्चर्स हम लोग लेंगे। बीएनएस को पढ़ने का एक तरीका होता है, देयर इज अ सर्टेन वे एट हाउ यू हैव टू रीड बीएनएस, जो पहले आईपीसी था। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है। दो चैप्टर है, बॉडी और प्रॉपर्टी, यहाँ सबसे ज़्यादा पार्ट और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जिसको बिल्कुल छोटा कर दिया गया। अर्लियर, अगर आप पहले देखोगे, अर्लियर देयर वाज 511 सेक्शंस इन दिस एक्ट। नाउ they have been reduced only to the 357। अब सिर्फ 357 ही सेक्शन इसमें रह गए हैं। सेक्शंस कम हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट कम हुआ है, कंटेंट वही है सर। जैसे मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं सर। पहले क्या था सर इस सेक्शन के अंदर, अगर आप थोड़ा सा, जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली भी मैं आपको बता देता हूँ सर। पहले ऐसा था इसके अंदर, जो सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 के अंदर अलग अलग सेक्शंस, मतलब पहले आईपीसी अगर आप देखोगे तो सेक्शन, आप मान लीजिए सेक्शन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इन सेक्शंस के लिए अलग अलग प्रोविजंस थे। लेकिन अब सेक्शन 1 में ही सेक्शन 4 तक के सारे प्रोविजंस इन्होंने डाल दिए। बात समझ में आई? सेक्शन 3, 4, 5 जो सारे सेक्शन है वो सेक्शन 1 में आ चुके हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने सेक्शंस को ओमिट किया है या सेक्शन को उड़ाया है, इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया है एक ही सेक्शन के अंदर बहुत सारे आईपीसी के सेक्शंस को। एक और बात सर, ये जो एक्ट है ये डिफिकल्ट है, इजी है, ये कैसा एक्ट है? तो सर ये बात सुनिए कि आईपीसी वन ऑफ द डिफिकल्ट एक्ट है क्रिमिनल लॉ का। क्यों डिफिकल्ट है, इसका सिंपल रीजन समझिए। देखो सर, सवाल टफ नहीं पूछा जाता है इस आईपीसी में। आईपीसी में आज भी जुडिशरी में जो ट्रेंड है, जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि ये लोग इलस्ट्रेशन सवाल पूछते हैं इन द प्रीलिम्स आल्सो एज वेल एज इन मेंस। लेकिन 2024 के आरजेएस में ये ट्रेंड चेंज हुआ। दे हैव आस्क्ड दोस क्वेश्चंस जो कि इनके खुद के बनाए हुए इलस्ट्रेशंस थे। आई डोंट नो वेदर दे हैव यूज्ड चैट जीपीटी और समथिंग, लेकिन वो जो इन्होंने इलस्ट्रेशन बताए थे उसमें फ्यू ऑफ द इलस्ट्रेशंस आर फॉल्टी और इनके आंसर इन्होंने चेंज भी किए थे। तो सर कहने का तात्पर्य ये है कि अब आईपीसी में इलस्ट्रेशन तो आते ही हैं, लेकिन अलग से भी इलस्ट्रेशन पूछे जा रहे हैं जो कि आपके बीएनएस के अंदर नहीं होंगे। दूसरी बात है, समझिए, पहली बात तो ये कि सर पेपर के हिसाब से आता है। दूसरी चीजें समझिए, बीएनएस जो है सर वो एक्ट छोटा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चीजें छोटी हो गई है। इसको बिल्कुल दिमाग में मत लेके आना। पढ़ने का उतना ही कंटेंट है, लिखने का उतना ही कंटेंट है, समझाने का उतना ही ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। आज फर्स्ट लेक्चर है बीएनएस का, मैं आपको सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाऊंगा। मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद दिस पार्ट, और कैसे आप जस्टिस करेंगे, कैसे आप जस्टिस करेंगे भारतीय न्याय संहिता के साथ में। भारतीय न्याय संहिता को आपको रोज रिवाइज करना है। एक डेफिनेशन क्लोज वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सेक्शन 2 जो है उसी के अंदर सारी डेफिनेशन डाल दी इन्होंने। पहले 52A तक डेफिनेशन हुआ करती थी, अब इन्होंने सिंगल एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 2, उसी में सारी डेफिनेशन डाल दी। तो सर 52 सेक्शन तो ऐसे कम हो गए, टेक्निकली देखो तो आप, तो 6 से 52 तक थे, तो ऑलमोस्ट 40, 45, 50 सेक्शन इन्होंने वैसे ही श्रिंक कर दिया उनको। तो सर सेक्शन इस वजह से छोटे हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? अब 511 तक पूरे लेंथी नहीं है। कुछ चैप्टर थे जैसे ट्रेडमार्क से रिलेटेड चैप्टर, वो उन्होंने उड़ा दिया, क्योंकि ट्रेडमार्क एक में कवर हो रहा था। 489, 487, 482, 483, 484 वाले जो पार्ट थे वो सब इधर आ गए। अब समझिएगा इसको पढ़ने में मैं डिफिकल्ट क्यों कहता हूं। देखो सर, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक बड़ा ऑफेंस बनाता है। मतलब हर एक छोटा तत्व एक बड़े अपराध को गठित करता है। सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, थेफ्ट। किसका एग्जांपल देता हूं सर मैं? थेफ्ट, चोरी का एग्जांपल देता हूं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पहले भी पढ़े हुए हैं आईपीसी को, वो लोग भी सुन लीजिए। थोड़ा सा पुराना ज्ञान इरेज कर दीजिएगा। इरेज मतलब सेक्शन का जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा इरेज करके ही क्लास में बैठिएगा, अदरवाइज आप लोग फंसे रहोगे दो चीजों में। जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट में 5 एलिमेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सर डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, डिसऑनेस्टली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इसके अंदर है। अब मान लीजिए चोरी का अपराध है, और चोरी के अपराध में अगर फोर्स यूज हो गया तो वो बन जाती है रॉबरी। अगर पांच या 5 से अधिक लोगों ने कर ली, 5
या 5+ लोगों ने कर ली, तो वो बन जाता है अपराध। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने अगर ये साबित कर दिया कि देयर वाज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो ये सारे अपराध ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। आपके ऊपर सिंपल मामला बनेगा हर्ट का और ग्रीवियस हर्ट का, जो भी आपके ऊपर बनता है, जो भी आपने फोर्स लगाया है, जो भी आपने हर्ट कोज किया, जो भी आपने उपति कारित करी है, तुम बेसिक एलिमेंट खत्म कर दो, पूरा अपराध खत्म हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि जैसे तुमने डोमिनोज इफेक्ट पढ़ा होगा कि एक साथ बहुत सारे लाइनों को खड़ा कर देते हैं और एक को पुश करते हैं तो बाकी सारे ऑटोमेटिक गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। अगर एक चीज को आप हटा दोगे तो अपराध ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसका प्रैक्टिकलिटी जो यूज होता है वो होता है क्रिमिनल कोर्ट्स में और क्रिमिनल ट्रायल्स में। देखिए मुझे भी ये बात अच्छे से पता है कि सर मैं पढ़ाता हूँ 100-200 बच्चों को, 100-200 के तो 100-200 जज नहीं बनेंगे, लेकिन वो कोर्ट में सर्वाइव कर सके उतना ज्ञान मुझे उनको देना है। और आप लोग अगर जज बने कल को, जो भी बच्चा मेहनत करेगा जज बनेगा, तो उस बच्चे को भी कोर्ट में हेल्प हो इन केसेस, इन बेटर टू अंडरस्टैंड दोस पीनल प्रोविजन। ठीक है सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाओ, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आपको ये जो क्लासेस हैं बहुत यूजफुल रहेंगी, ये जो नोट्स में लिखाऊंगा ये बहुत यूजफुल रहेंगे। ठीक है, पहले आईपीसी में मैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट वगैरह सब पढ़ाता था, लेकिन अब उसका बहुत समय से पूछा भी नहीं गया है और अब वो स्तर भी नहीं रहा है कि थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट से सवाल आए। एक थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट से सवाल आता है, वो आता है सर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर के अंदर। सबको पता है कि वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है, सबको बात पता है, तो उसके बाद में उसको पढ़ाता भी नहीं हूं मैं ना। मैंने प्यूनिटिव, डिटरेंट और है ना रिट्रीब्यूटिव, अभी ये सब मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि अब ये सब चीजें का स्तर बहुत 10 साल पहले समाप्त हो चुका है। 10 साल पहले आप ये चीजों को पढ़ा करते थे और सवाल इनसे पूछा जाता था। अब रही बात बीएनएस को और आईपीसी को, सर पढ़ना कैसे है, सवाल ये है सर बीएनएस और आईपीसी को पढ़ना कैसे। देखिए सर, कुछ मेजर जगह पे चेंजेस हुए हैं। जैसे आप एक बार बैरेक निकालिए, बीएनएस किसी के पास है तो देयर इज ए प्रोविजन, इसमें चेंजेस जो हुए मैं आपको वो एड्रेस कर देता हूँ। आई हैव शेयर द पीडीएफ, कल मैंने आपको शायद केसेस की लिस्ट भेजी होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2024 के लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने भेजे हैं, 2022 की लिस्ट, 2023 की लिस्ट, 2024 की लिस्ट में भेज चुका हूँ, 25 की लिस्ट में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है ना, अपना जो कोचिंग का ग्रुप है उसमें मैं आपको भेजता रहता हूँ। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा, एक मैंने पीडीएफ भेजा हुआ आप लोगों को, जैसे मैंने आपको कंपैरेटिवली बताया था कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए इस सब में क्या डिफरेंस है, वो सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं मिला है, वो सिर्फ इंग्लिश में ही था वो पीडीएफ। तो एक बार उस पीडीएफ को भी अपने पास रखिएगा, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा के भिजवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर, प्रोविजन निकालिए 107, 108, 109, ये प्रोविजन निकालिए प्लीज एक बार। 111 निकालिए प्लीज। दिस इज अ न्यू प्रोविजन दैट दे हैव एडेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देख रहे हैं आपको, संगठित अपराध। अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन एक उसमें भी दी हुई है, किसमें आप लोगों ने एक्साइज एक्ट पढ़ा है, If you gone through एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट में सेक्शन 25 के किसी एक्सेप्शन में दिया हुआ है, सेक्शन आर्म्स एक्ट में है शायद, जो बच्चे एपीयू की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन दी हुई है एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 25 के 7वें पॉइंट का शायद स्पष्टीकरण है, वहां पर दिया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन। वो आर्म्स एक्ट की है, लेकिन अब इसकी है। जब मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा कि आर्म्स एक्ट की डेफिनेशन में और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि आर्म्स एक्ट पार्ट है किसका, एपीयू का, सॉरी उसका एडीजे का, आर्म्स एक्साइज सब उसमें आते हैं, एनडीपीएस वगैरह सब उसमें आते हैं, वो भी समझाऊंगा मैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये सब इन्होंने नया ऐड किया है सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को दोस प्रोविजंस हैव बीन एडेड न्यू, देखिए ये पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इसमें आते हैं। जैसे आपने देखा होगा पॉन्जी स्कीम्स होते हैं, पॉन्जी स्कीम्स जानते हैं क्या होते हैं? पॉन्जी स्कीम्स का मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप सब लोग महीने के 1,000 रुपए मुझे देंगे, ठीक है, 2 साल बाद मैं आपको वही पैसे 70,000 रुपए करके दूंगा। तो आपने बेसिक बुद्धि लगा ली दिमाग में कि साल के 1,000 रुपए का मतलब 24,000 में दे रहा हूँ और सर मुझे 50,000 देंगे, 60,000 देंगे, 70,000 देंगे, इसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम्स। ये पॉन्जी स्कीम्स भी इसमें कवर है, ठीक है ना सर, ये सब भी अब इसमें कवर हो चुका है। इसमें पॉन्जी स्कीम्स वगैरह सब कुछ इन्होंने कवर किया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बिना ये हो नहीं सकता है। ये इकोनॉमिक स्कीम आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, हवाला ट्रांजैक्शन जो भी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ठीक है सर, ये सब अब इसमें कवर हो चुका है और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और थोड़ा सा वाइड बना दिया इन प्रोविजंस को। ठीक है, एक इन्होंने टेररिस्ट एक्ट के लिए भी एक प्रोविजन जोड़ा है, सेक्शन 113 है, क्योंकि हर तरफ क्या हो रहा था, पहले एनएसए लगता था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता था, एनएसए को एप्लीकेबल करते थे, लेकिन अब बीएनएस के अंदर अलग से एक प्रोविजन बना दिया, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्ट में सम्मिलित होगा उसके लिए भी प्रावधान इन्होंने बना दिए। मेजर जो प्रोविजन है, ये देखिए मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है आपको, उसमें आपको ऑलरेडी सब बाइफर्केट करके बताया हुआ है कि कहाँ पर क्या क्या नई नई प्रोविजन एड हुए हैं।
ठीक है, देखिए मेहनत हम लोग करते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए। इस लो फील्ड में दिक्कत क्या है ना सर, कि बच्चा मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो डायरेक्शन लेस मेहनत कर रहा है। अगर जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही पढ़िए। अगर कोई चीज आएगी आरजेएस 2025 में, आरजेएस 2025 में अगर बीएनएस से कोई चीज पूछेंगे तो इन सब सेक्शंस को पूछेंगे जो नए ऐड हुए हैं। बात समझ में आई सर? और मेजर फोकस इन्हीं पे रहेगा। बात समझ में आई? आप ये तो नहीं कह सकते ना सर कि आपने सेक्शन ये क्यों पूछ लिया, बीएनएस क्यों पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया, सिलेबस का पार्ट है ये। तो इन चीजों को आप प्लीज अच्छे से कवर कीजिएगा। वी वुड टेक अराउंड 60 to 70 लेक्चर्स फॉर द बीएनएस थिंग। बीएनएस खत्म हो जाएगा 60-70 लेक्चर्स में, ठीक है। बीएनएस और बीएनएसएस दोनों साथ चल रहे हैं अभी, तो प्लीज लास्ट के अभी 2-3-4 महीने थोड़ा सा अटेंटिव रह के पढ़िएगा, क्योंकि बीएनएस और बीएनएसएस क्योंकि अपना भारतीय साक्षी अधिनियम हो गया है, सीपीसी हो गया है, और ये 2 मेजर एक्ट 2 से 3-4 महीने में खत्म हो जाएंगे। जैसे एक खत्म होंगे तो जितने भी माइनर्स हमारे बचे हुए हैं वो तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है सर। आगे समझिए। टेररिस्ट एक्ट हो गया सर। अपार्ट फ्रॉम इट और क्या क्या चीजें एड हुई है सर, देखते चलिए सर, प्रोविजंस देखते चलिए। अब यहाँ से हर्ट वाले जो प्रोविजन है वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं, ठीक है ना सर। आप एक और बात देखेंगे, एक और बात देखेंगे कि बीच के जो प्रावधान थे, बहुत सारे प्रोविजन है सर इसमें ओमिट कर दिए हैं, बहुत सारे प्रोविजन इन्होंने ओमिट कर दिए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, महिलाओं संबंधित जो अपराध थे जो पीछे हुआ करते थे वो सबको उठा के आगे रख दिया इन्होंने। डेफिनेशन क्लोज में ही जहां जहां भी कोई चीज डिफाइन की गई है, कंसेप्चुअल चीज बताई गई है, उसको आगे ये लोग ले आए, ठीक है। ये एक्ट की शुरुआत करते हैं और लिखिए पहले भारतीय न्याय संहिता 2023, हेडिंग डालीजिए भारतीय न्याय संहिता 2023, और ऐसा रजिस्टर बनाइएगा जो थोड़ा हार्ड बाउंड हो, तो थोड़ा लंबा चले, ठीक है ना सर। ऐसे स्पाइरल मत बनाना अपना नोट्स, स्पाइरल एक टाइम बाद फट जाते हैं। थोड़ा हार्ड बाउंड रजिस्टर्ड होता है, दिखाइए कॉपी दिखाइए। देखिए ये क्लासमेट की नोट्स आते हैं, इसमें थोड़ा हार्ड बाउंड होता है ये इस टाइप के जो नोट्स हैं ये 10 साल 20 साल भी कुछ नहीं होगा इन नोट्स को। आप कल को जज बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, लो फील्ड में कहीं भी सर्व करें, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसमें मैं बहुत माइन्यूट चीजें भी लिखवाऊंगा और हर चीज आपको बताऊंगा। बहुत सारे चेंजेस हुए, ज्यादा चेंजेस आएंगे सर, मैं आपको लिखाता रहूंगा अलग से, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना कि सर कोई चीज छूट गई या नहीं छूटी, मैं आपको हर चीज डिक्टेट भी कराऊंगा और लिखाऊंगा भी सही, तो प्लीज उस चीज के लिए परेशान मत होइए। एक बात समझ लीजिए, ये एक्ट एग्जॉस्टिव है, ये अधिनियम स्वयं में संपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, इसको बोलते हैं समेकन। आपके हिंदी में लिखा होगा समेकन। समेकन मतलब होता है कि सर आईपीसी में जो प्रोविजंस हैं ये आईपीसी के अपराध, जो आईपीसी के अपराध है, कई और अपराध उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सर बात ये भी होती है, जैसे मान लीजिए, सुनिए बात मेरी एक बार, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने टेररिस्ट एक्टिविटी करी है, कोई टेररिस्ट था, क्या उसके ऊपर 113 नहीं लगेगा? लगेगा सर। क्या 113 के अलावा कोई और प्रोसेस लगेंगे? लगेंगे सर। एनएसए भी उसके ऊपर लगेगा, टाड़ा भी उसके ऊपर लगेगा। अब टाड़ा है नहीं, टाड़ा वो रिपील कर दिया गया, लेकिन जितने भी प्रोविजन है ना सर जो टेररिस्ट पे लगते हैं वो सब भी उसके ऊपर लागू होंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि, देखिए इसमें इन्होंने लिख दिया कि कंसोलिडेट है, लेकिन एक्चुअल में कंसोलिडेट नहीं है, कहीं और भी अगर अपराध बन रहा है तो उसके भी प्रावधान लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी बच्ची का रेप हुआ है, समझना, उसका उम्र 15 साल थी या 12 साल थी, क्या पोक्सो नहीं लगेगा उसके ऊपर? इसके साथ साथ वो भी लगेगा सर, एडिशनल में भी लगते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आईपीसी जो है वो खुद में संपूर्ण विधि है एक तरह से। आप चाहो तो अतिरिक्त कोई अधिनियम लागू हो रहा है तो लगा लो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आईपीसी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सर सिर्फ स्पेशल एक्ट लग रहा है, आईपीसी नहीं लग रहा हो। किसी ने मर्डर किया है, मान लीजिए किसी टेररिस्ट ने बम ब्लास्ट किया, उसमें 10 लोग मर गए, सपोज कीजिएगा 10 लोग एक्सपायर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर सिर्फ एनएसए ही लगाओगे आप, उसके ऊपर आईपीसी भी लगेगा। मतलब आईपीसी एक ऐसा लॉ है, ऐसा कॉमन लॉ है जो हर जगह लगेगा। चाहे एक छोटी बच्ची का रेप होगा तो भी आईपीसी लगेगा, जो आईपीसी मतलब बीएनएस लगेगा, तो बीएनएस तो अब लगेगा ही लगेगा सर, उसको आप नहीं हटा सकते। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है सर कि हम बीएनएस लगाएं या पॉक्सो लगाएं। जजमेंट राइटिंग में सवाल आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। सवाल ही आ सकता है सर, छोटी बच्ची का कोई रेप हुआ है, आपको जजमेंट लिखने के लिए बोल सकते हैं, उसमें आपको सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, चाहे वो 186 का हो, 183 का प्रोविजन हो, 183 का छठा क्लोज हो, जो अर्लियर इट वाज 164 क्लोज 5 ए और 6 था, अब वो उस टाइम हो, लेकिन अब ये प्रोविजन बीएनएसएस का 183 भी लगेगा। तो सर कहने का मतलब ये कि बीएनएस जो है एक कॉमन है, जितने भी लॉज निकल रहे हैं उसकी ब्रांचेस हैं। बात समझ में आई सर? तो कंसोलिडेट का मतलब ये होता है सर कि बीएनएस तो हमेशा हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा ही होगा, आप बीएनएस को रोक नहीं सकते। ये बात समझ में आई? और समझते हुए चलना सर, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्ट। हाँ, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो ये एक्ट क्या बन जाएगा? डिफिकल्ट। एक और बात,
सर रिवीजन कैसे करना है, हमसे रिवीजन होता नहीं है। मैं आपको वास्तव बताता हूँ, इस क्लास के 90% बच्चे रेगुलर रिवीजन नहीं करते, ये बात मैं तुमके चेहरे पे लिख के बोल सकता हूँ। रिवीजन की टेक्निक सुन लीजिए, हर क्लास के शुरुआत में मैं बताता हूँ, और अभी मैं बता रहा हूँ। सर पहला दिन है आज लेक्चर का, आज का डेट है सपोज 14 है आज, ठीक है। सपोज वी हैव डिस्कस, यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है ना, हमने इतना पढ़ा, मैंने आपको मान लीजिए 3 पेजेस लिखा है इस क्लास के एंड तक, ये मैंने 14 को पढ़ाया, 15 को मैंने पढ़ाया इतना और। तो जब, सुनिएगा बात, जब आप रिवाइज करने बैठे, जब भी आप रिवाइज करने बैठे, तो पहले दिन आप इतना पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप वापस शुरुआत से पढ़ेंगे, 16 को मैंने इतना पढ़ाया, तो तीसरा रिवीजन इतना इतना होगा। तो टेक्निकली आप देखोगे तो 70 क्लास में 70 बार रिवीजन ना हो जाए तो मुझे बता देना। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सर सब्जेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद जब टेस्ट होगा तब हम एक ही रात में रिवाइज कर लेंगे, तो सर ये याद रखना, एक बार में रिवीजन और जिस बच्चे का 70 बार रिवीजन है, उसका 70 टाइम्स रिवीजन है, उसमें अंतर है, उसकी क्वालिटी में अंतर है। तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारा हार्डवर्क डिटरमाइन करेगा। एक बार रिवाइज किया तुमने टेस्ट के लिए, फिर तुमने रिवाइज कभी किया ही नहीं, फिर जब डेट आ गई आरजीएस के लिए, उस टाइम तुमने सेकंड टाइम रिवाइज किया, क्या सिलेक्शन होगा आपका सेकंड 2 बार रिवाइज करने से? जो बच्चा एक बार अभी 70 बार पढ़ चुका है, दूसरी बार और पढ़ेगा तो 71वीं बार पढ़ लेगा टेस्ट के टाइम। जब आरजीएस आया तो उसने 72वीं बार सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप उससे कहाँ कम्पीट करोगे सर? आपका चांस ही नहीं है, आप रेस से वैसे बहुत दूर दूर हो चुके हो। तो जो बच्चा रेगुलर नहीं रिवाइज कर रहा, जो बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ रहा, वो अपने आप को रेस से बाहर समझ लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, मैं जैसा बताऊं वैसा नहीं पढ़ोगे तो बाहर हो जाओगे सर। या संस्था में जैसे इंग्लिश वाले सर हैं या फिर मैम है, अगर वो लोग बता रहे हैं आपको कि सर ऐसे ही पढ़ना है तो वैसे ही पढ़िए, सर्टेन मेथड। ऐसा मत सोचिए कि मैंने एग्जाम दिया नहीं है, इस एग्जाम में बैठे हैं हम भी बहुत बार इंटरव्यू में गिर के आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं सर कि जो गलतियां हम उम्र में किया करते थे, मैं अपनी उम्र में जो गलतियां किया करता था, वो कुछ गलतियों में से आपको एक बता रहा हूं। फिर आप अगर पंचवर्षीय योजना में पढ़ना है, अगर 5 साल में जज बनना है, तो फिर अपने जब एग्जाम हो उसके एक दिन पहले पढ़ लिया करो। लेकिन अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ निकलना है, तो ये पैटर्न अपना लो सर। जितनी क्लासेस होती जाएगी उतनी बार रिविजन होता जाएगा। इसका 1 2 3 4 5 6 बार रिविजन हो गया है, तो वैसे रिविजन बढ़ते जाएंगे आपके, और जितनी बार रिवीजन बढ़ती जाएंगे उतनी यहाँ पे आपकी आंखें मेंस लिखने के लिए भी सेट होती जाएगी। ये बात समझ गए? तो ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और ये मैं ओरिएंटेशन लेक्चर था, आप लोगों को सब्जेक्ट से ओरिएंट कराने के लिए। आप सुनिए और समझिए और लिखने का स्टार्ट कीजिए, ठीक है सर? लिखना स्टार्ट कीजिए सब्जेक्ट में। दिस संहिता enacted on, this संहिता enacted on 25 December 2023, दिस संहिता enacted on 25 December 2023। इस संहिता को अधिनियमित किया गया, इस संहिता को अधिनियमित किया गया 25 दिसंबर 2023 में, 25 दिसंबर 2023 में। द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट प्रवर्तित किया गया, प्रवर्तित किया गया, प्रवर्तित किया गया, प्रवर्तित किया गया 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024। एक्सेप्ट, ये चीज लिखिए, एक्सेप्ट सेक्शन 106 क्लोज टू, एक्सेप्ट सेक्शन 106 क्लोज टू। सर इसको लागू नहीं किया गया, ठीक है ना? अभी 106 के 2 को लागू नहीं किया गया, ठीक है सर? अभी अब पढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी लिखिए, आगे लिखते चलिए। दिस संहिता कंसिस्ट ऑफ, दिस संहिता कंसिस्ट ऑफ 21 चैप्टर्स। इस संहिता में 21 अध्याय हैं, इस संहिता में 21 अध्याय हैं, वह 19 अध्याय हैं। मेरे में तो यार 19 ही दिए हुए हैं, एक बार देखिए आपने में कितने। मेरे पास एसएससी का डायरेक्ट है, डिफॉर्मेशन को इन्होंने अलग से बनाया है। अच्छा, वो मेरे में नहीं है।
अच्छा ठीक है, लिखिए 20 अध्याय हैं। देखिए मेरे पास जो बैरेक्ट है उसमें नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे बैरेक्ट सीजन में प्रिंटिंग की मिस्टेक है, बहुत सारे बैरेक्ट सीजन में है जिनमें प्रिंटिंग की मिस्टेक है। ठीक है सर, 20 अध्याय हैं। दिस संहिता कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स एंड 358 सेक्शंस तथा 358 धाराएं हैं, दिस इज एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। ये भी लिखिए, क्रमांक 45 सन 2023। अब थोड़ा सा क्लोजेस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? क्लोजेस में। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता रहता हूँ, ये मैंने लिखा ही दिया है इसमें। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, द बीएनएस इज एग्जॉस्टिव, इन नेचर। भारतीय न्याय संहिता एक व्यापक प्रकृति की है, एज द वर्ड कंसोलिडेट इज यूज्ड देयर, क्योंकि यहाँ समेकन शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है सर। चलिए सेक्शन 1 इधर प्लीज समझने का काम कीजिएगा, आप थोड़ा समझने का काम कीजिएगा सर, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है, एक ही सेक्शन के अंदर, दिस इज ए सिंगल सेक्शन, और इसी सेक्शन के अंदर, इस एक सेक्शन के अंदर आप ये मान के चलिए इन्होंने 5 सेक्शन डाल दिए हैं। क्या डाल दिए? 5 सेक्शन। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई वे में बताऊं तो सर ये जो थर्ड क्लोज है ना सर, दिस इज द थर्ड क्लोज। ये पहले हुआ करता था सेक्शन, अर्लियर इट वाज सेक्शन 2, इट वाज सेक्शन 3, इट वाज सेक्शन 5। तो टेक्निकल बात क्या है सर, एक ही सेक्शन के अंदर इन्होंने 4-5 सेक्शन डाल दिए, ठीक है ना सर। तो उसके हिसाब से अपन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कौन सा 4 है? फाइव वाला कौन सा बता रहे हैं आप? ये 4 है, और छठा भी है इसमें? हाँ ठीक है, दिस इज सेक्शन 4 एंड दिस इज सेक्शन 5। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अब समझने पे आइए। देखो सर, एक मैक्सिम है, इसको बोलते हैं क्राइम त्रेहित पर्सोनम, मतलब ए पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम, तुम कहीं भी रहो, तुम अपना अपराध हमेशा अपने साथ लेके चलते हो, क्राइम त्रेहित पर्सोनम। अब इसका क्या महत्व है यहाँ पर, ये समझिए। सवाल आया 2019 में, उस सवाल को भी हम डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना सर। समय क्यों लगता है 70 क्लासेस, जबकि सेक्शन 358 ही है। चाहूँ तो एक दिन में 30 सेक्शन खींचू, 10-15 क्लास में खत्म कर दूं। समझाने पे फोकस है सर, और समझने पे तुमको फोकस करना चाहिए। ये मत समझना सर वैकेंसी आ गई भाग रहे हैं। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, और एक वैकेंसी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई ऐसा तो है नहीं कि 200-250 वैकेंसी आ रखी हो सामने। जितनी भी है मेहनत करो, और जब तुम पूरा कंप्लीटली पढ़ लोगे उस दिन तुम ऑटोमेटिकली एग्जाम निकाल लोगे। ये बात मेरी याद रखना, समय लगेगा लेकिन बनोगे जरूर, अगर पॉजिटिव वे और पॉजिटिव अप्रोच लेके चलोगे तो। ठीक है सर, ये सेक्शन बोलता है कि भाई इसको हम लोग भारतीय न्याय संहिता कहेंगे। और ये कब आएगा सर? ये आया जिस दिन भी अपॉइंट किया जाए, तो ये सर 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। आगे देखिए, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट ऑफ द संहिता, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब दो चीज समझिए, हर आदमी सिर्फ 2 चीजों के लिए लायबल हो रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ, डेफिनेशन क्लोज में भी अभी जा रहा हूं मैं। ये बोला सर एवरी पर्सन हु इज इन इंडिया, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना। एवरी पर्सन हु इज इन इंडिया, चाहे वो अपने एक्ट के लिए लायबल हो या फिर 2 मिनट हम समझेगा क्या अंतर होता है दोनों में। सर कार्य और लोप में क्या अंतर होता है?
और एक्ट के अंदर, इस एक्ट की परिभाषा भी पढ़ेंगे हम लोग। इस एक्ट के अंदर सीरीज ऑफ एक्ट भी आते हैं सर, और ओमिशन के अंदर सीरीज ऑफ ओमिशन भी आता है। तो कहने का मतलब है सर कि अगर इंडिया में किसी ने भी कोई एक्ट किया है या ओमिशन किया है जो कि ऑफेंस से इस संहिता के अंदर, इस संहिता के अंदर क्या है, ऑफेंस से अपराध है, तो वो भारत में अगर वो व्यक्ति अगर भारत में है तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, लायबल है। तो टेक्निकल हम बात कर रहे हैं किस चीज की, टेरिटोरियल की। किसकी बात कर रहे हैं, टेरिटोरियलिटी की। जैसे मान लीजिए दिस इज रफली, मेरे को ज्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सपोज दिस इज इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया की जमीन पर अगर कोई भी है, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, वो भी, क्योंकि देखिए सिटीजन के ऊपर, सिटीजन की बात नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजन की हम बात करें, निकालिए एक बार थर्ड क्लोज देखिए, एवरी पर्सन शैल बी लायबल। एवरी पर्सन का मतलब फॉरेनर भी आता है। जहां शब्द लिखा हुआ है एवरी पर्सन, इसका मतलब कौन है सर, इसके अंदर इट इंक्लूड्स द फॉरेनर ऑल्सो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन, क्या यहाँ पर एवरी सिटीजन लिखा हुआ है, हियर दे हैव मेंशन्ड दैट एवरी पर्सन, इसका मतलब है सर कि इट इंक्लूड्स द फॉरेनर ऑल्सो। आगे देखिए सर 2 मिनट, ठीक है सर। अभी डेफिनेशन को पूरा ब्रेक डाउन कर लूंगा मैं और पूरा समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से आईपीसी को पढ़ा जाता है और किसे समझा जाता है। 2 मिनट देखिए सर, जहां मैं बात करता हूँ एक्ट की, कार्य की, या मैं बात करता हूँ ओमिशन की या लोप की, 2 मिनट देखिएगा, इधर फोकस कीजिए। अरे सर इधर फोकस कीजिए, लिखना बाद में। एक्ट और ओमिशन की जब मैं बात करता हूं तो इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है समझिए सर। जैसे मान लीजिए आप किसी की भी डेफिनेशन देख लीजिए, मर्डर की देख लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड की देख लीजिए, डेथ बाय नेग्लिजेंस देख लीजिए, एक लाइन वहां पे आप पढ़ोगे, हूएवर कॉजेस एनी एक्ट, आई हैव सपोज आई हैव ए गन, और मैंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी को शूट किया, टच वुड, किसी को मैंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया, तो सर आई डिड द एक्ट, मैंने एक्ट किया ना सर, तो मतलब मेरे द्वारा काम किया गया। आप समझोगे सर कि काम करोगे तो सर जिम्मेदार उसकी लाइबिलिटी आएगी संहिता के अंदर, अगर कोई, अगर उसका एक्ट अपराध बन रहा है तो। क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप हमेशा एक बात याद रखिए, आपका एक्ट अपराध है या नहीं, इसी के अराउंड पूरी क्रिमिनल का ट्रायल घूमता है। आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध या ऑफेंस है या नहीं, इसी के अराउंड पूरा ट्रायल रिवॉल्व होता है। बात समझ में आई। अगर आपने वो एक्ट प्राइवेट डिफेंस में किया है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स तो साबित करने पड़ेंगे आपको, या कोई भी एक्सेप्शन में आप जाना चाहते हो कि तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्ट, आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है तो ही आप क्रिमिनल लॉ में लायबल होते हो। तो फर्स्ट थिंग हमें एक्ट समझना पड़ेगा कि एक्ट क्या, सर कोई भी एक्ट हो सकता है, किसी भी चीज का एक्ट हो सकता है, किसी ने रेप किया है तो वो भी एक एक्ट है, ठीक है। इंटेंशन हम बाद में देखेंगे, इंटेंशन बहुत सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले चीज है आपने एक्ट किया है या नहीं किया है। सपोज कीजिए एक घर में चोरी होती है और सीसीटीवी में पता लगता है कि तुम्हारे हाथ में वो सामान है जो तुम उठा के लेके जा रहे हो। अब तुम किस इंटेंशन से लेके गए, क्या तुम डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेके गए, या फिर क्या पता तुम्हारी ही टीवी थी तो तुमने उसके दोस्त के घर पे रखवाई थी और तुम आज उसके अपनी ही टीवी लेके जा रहे हो अपने घर पे, या कोई अपना ही सामान अपने घर लेके जा रहे हो। अरे डिलीवरी से पार्सल आने वाला था, तुम घर पे थे नहीं, तुमने सामने वाले को बोला कि यार पार्सल रिसीव कर लेना, उसने पार्सल घर पे रख लिया। तुम जब उसके घर गए तो तुमको एक पार्सल मिला डब्बे में पैक, तुम्हें लगा तुम्हारे पार्सल है, तुमने नाम नहीं पढ़ा, इंस्टेड ऑफ यू हैव रीड द नेम ओवर द पार्सल, यू जस्ट पिक इट एंड वेंट आउटसाइड द होम। सीसीटीवी कैमरे में देख ले कि आप, उसने आपके ऊपर चोरी का एलिगेशन लगा दिया, वेदर देयर इज ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सो ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले ये इंटेंशन है या नहीं, वो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि आपने एक्ट किया, लायबिलिटी बाद में देखेंगे। सपोज कीजिए किसी बंदूक से किसी आदमी की डेथ कॉज हुई है, ठीक है, ऐसा एलिज किया जा रहा है कि जो बंदूक है जिससे वो राउंड फायर हुआ है, बैलिस्टिक रिपोर्ट में जो गोली उसके बॉडी में मिली, या फिर जो सीन ऑफ क्राइम पे जो उसका जो खाली कारतूस मिला, ठीक है, उसका जो कार्ट्रिज मिला, उससे मालूम पड़ा कि ये तो आप ही की गन से निकली हुई बंदूक है, ठीक है सर। तो पहला काम ये है कि आपकी गन है तो मतलब आपने ही उस एक्ट को अंजाम दिया है। एक प्राइमरी लाइबिलिटी आपके ऊपर पुट हो जाती है, जैसे आप कहते हो कि हाँ सर एक्ट मेरे द्वारा किया गया, लेकिन किन परिस्थितियों में किया गया, डेट इज अ सेकेंडरी थिंग। बात समझ में आई। दूसरी समझिए, ओमिशन की मैं बात करता हूं, लोप की बात करता हूं, तो सर एक्ट समझ में आया। तो ये जो पहले का जो थर्ड क्लोज है,
सेक्शन 1 का क्लोज 3 है, इस बारे में बात करता है कि भाई कोई भी अगर आदमी इंडिया के अंदर इस संहिता के अंदर कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है जो अपराध है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या है सर, वो लायबल है इसके अंदर। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन समझिए सर, ओमिशन का मतलब होता है कि कोई भी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए आपकी। क्या होनी चाहिए सर? कोई विधिक कर्तव्य था आपका जो आपने नहीं किया। जैसे मान लो तुम समुद्र किनारे, या फिर अभी गर्मी का टाइम है, तुम स्विमिंग पूल पे गए नहाने के लिए, ठीक है ना सर, तुम बहुत भयंकर तैराक, तुमने नेशनल में गोल्ड मेडल जीते हुए, सामने कोई आदमी डूब रहा था तो तुमने उसको नहीं बचाया, क्या तुम्हारे ऊपर कोई केस चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्या तुम्हारे ऊपर डेथ बाय नेग्लिजेंस का केस होगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम उसी स्विमिंग पूल में एक लाइफ गार्ड हो, तुम्हारी ड्यूटी थी जो तुमने नहीं करी, देन यू आर लायबल। बात समझ में आई? ओमिशन का मतलब होता है सर कि आपने लोप किया है। किस काम का लोप किया है? किस काम को ओमिट किया है? सर वो काम जो आपको करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। समझ में आई बात? तुम्हारी ड्यूटी थी करने की, पर तुमने वो काम नहीं किया। और तुमको काम करना इसलिए चाहिए था क्योंकि सर उस काम के बिना जो तुम्हारा काम था, अगर तुम करते तो अपराध कारित नहीं होता। समझ में आई बात सर? क्या अंतर है इन दोनों में? दोबारा डेफिनेशन देखेंगे, लिखवाऊंगा सर, सब कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? लिखवाऊंगा पूरे को। एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। इसका क्या मतलब होता है? नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ सर कि देखो, इस संहिता में अगर वो अपराध है तो ये अपराध है, अगर इस संहिता में अपराध नहीं है तो अपराध नहीं है। तुमने भाई कोई एक्ट किया, तुमने कोई कार्य किया, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप हाईवे पे जा रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई, आपने क्या किया सर, आसपास बहुत सारी झाड़ियां भी लगाई, आपने वो भी लगाए, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर भी खड़े कर दिए, आपने गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा दिया, मतलब आपने बिल्कुल साइड में लगा दिया, आपका एक टायर ही रोड के ऊपर है, बाकी पूरी गाड़ी डाउन है, लेकिन फिर भी उसे एक आदमी ने देखा नहीं और आपकी गाड़ी में सीधा बाइक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो डिपेंड करता है कि आपकी वजह से उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, ये पता कैसे लगेगा? तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर कोई एक्ट किया या ओमिशन किया है जो कि इस संहिता में अगर वो अपराध नहीं है, इस कोड में अगर वो ऑफेंस नहीं बन रहा, अगर यहां पर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा, तो फिर अपराध नहीं है। बात समझ में आई? इसका क्या मतलब है? नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन। कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन मतलब इस प्रोविजन के कोई विरोध में कोई बात है अगर, तो नहीं हो, फिर अपराधी नहीं हो तुम। बात समझ में आएगी सर? विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, तो भारत के भीतर वो लायबल है। तो अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो इस एक्ट को अगर मैं कैटेगराइज करता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मतलब क्षेत्रीय, एक तो क्षेत्रीय जहां पर टेरिटरी में इन लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, इसमें क्या जाएगा सर? सेक्शन 1। इसमें क्या जाएगा सर? सेक्शन 1, 3, 4। सेक्शन 1, 3 और 4 आ जाएगा सर इसके अंदर, बताइए मुझे। और इसके अंदर क्या जाएगा सर? सेक्शन 1, 5। क्या जाएगा सर? और सेक्शन 6 जो इसका जो ये है, सेक्शन 1 का जो 5 है इधर आ जाएगा, और सेक्शन 1 का जो 6 ना सर, वो तो बिल्कुल अलग बात करता है, उसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। आप इसमें एक लाइन लिख दीजिए, वेयर बीएनएस नॉट अप्लाई, वेयर बीएनएस नॉट अप्लाई, 1 के 6 में, इसको प्लीज नोट कर लीजिए एक बार। जहां बीएनएस लागू नहीं होगा, 1 के 6 में है सर। टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय मतलब होता है सर कि इंडिया में, कहां पे सर? इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया के जो क्षेत्र है सर, उसमें कोई अपराध होगा तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, फिर भी बीएनएस लागू होता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब होता है कि सर गैर क्षेत्रीय, मतलब वो जहां पे भारत का क्षेत्र नहीं है, वहां पर भी क्या लागू होता है सर? आपका बीएनएस लागू होता है। ये सेक्शन 1 का ब्रेक डाउन है, रटना मत, समझने की कोशिश करना। अगर आप सिंपल सी अगर बात समझते हो तो सेक्शन 1 और सेक्शन 1-2 इसमें इन्फोर्सिंग डेट है, और इसको भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। वो कहां लिखा हुआ है? 1 में, और 2 में लिखा हुआ है कि क्या है। क्लोजेस याद होने चाहिए अब,
क्योंकि अब हर एक क्लोज का महत्व है, पहले सेक्शन थे ये, तो समझ में आई बात। तुम्हें लग रहा होगा कि एक छोटा हो गया, छोटा नहीं हुआ है सर, वही है, गंगाधरी शक्तिमान है। तुमको लग रहा है एक छोटा हो गया, छोटा वोटा कुछ नहीं है सर। डेफिनेशन क्लोज करने में 10 दिन लग जाएंगे, सेक्शन टू करने में कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सर वो सेक्शन 2 जो है वही डेफिनेशन क्लोज है, डेफिनेशन क्लोज में दुनिया भर की डेफिनेशन डाल दी। तो थोड़ी ना कि एक दिन में एक सेक्शन भी नहीं हो रहा है सर, तो वाली बात थोड़ी होगी फिर। कहने का मतलब एक है, लेकिन वो चीजें 5 है। बात समझ में आई? चौथा समझते, थर्ड को समझ में आ गया, चौथा समझिए प्लीज। और अगर कोई लिखना चाहे, कोई महानुभाव लिखना चाहे, तो दे कैन राइट दिस सेक्शन 2, दिस सेक्शन 3, दिस सेक्शन 4, दिस सेक्शन 5। किसका? आईपीसी का, आईपीसी का ये, ठीक है ना सर। कोरिलेटेड सेक्शन दिए थे पहले पुराने। बात समझ में आई सर? चलिए मैं आगे चलता हूँ। Any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with accordingly to the provisions of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if he had been committed within India. सर ऐसा है, कोई आदमी ऐसा है सर, कोई आदमी एक ऑफेंस करता है, कहाँ करता है सर? एक ऑफेंस करता है बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर जाकर कोई अपराध करता है। एक मैक्सिम मैंने आपको बताई थी, क्राइम त्रेहित पर्सोनम, मतलब कि एक व्यक्ति अपना अपराध अपने साथ लेकर चलता है। ए पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम, वो मैक्सिम लगती है इसमें लगती है चौथे में, क्राइम त्रेहित पर्सन। अभी पूरा डिक्टेशन करा दूंगा, बस समझो अभी तो तुम लोग। कहने का मतलब क्या है सर? जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूँ और इंडिया में बैठ के मैं एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहा हूँ और अमेरिकन एक्सेंट सिखाते तुम सब लोगों को, ठीक है ना सर? तुम सब लोगों को मैंने अमेरिकन एक्सेंट सिखा दिया और बोल रखा है कि जाओ वहां पे जाके क्रेडिट कार्ड के तुम्हारा बिल पेंडिंग है, आपकी वो ईएमआई पेंडिंग है, अभी पे कर दो, इतने % ऑफ में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यूएसए के लोग में स्कैम की आदत है नहीं, तो वो लोग बहुत स्कैम में आते थे। अब सपोज करो तुम यहाँ बैठे हो इंडिया में, लेकिन तुम ऑफेंस कर रहे हो बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के बाहर कोई अपराध तुम कारित कर रहे हो, तो तुम जहां भी जाओगे तुम अपने साथ अपना अपराध लेके जा रहे हो। सपोज करो तुम यूएसए में थे और यूएसए में तुम्हारे हाथ से एक की हत्या हो गई, तुम चोरी छुपाते तुम इंडिया में कैसे ना कैसे करके तुम इंडिया में एंटर कर गए। तो जिस दिन तुम्हें इंडिया में पकड़ा गया, जिस दिन तुमको इंडिया में आपको पकड़ा गया, तो जहां पकड़ा गया वहीं पे आपके ऊपर ट्रायल चलेगा। सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए। अभी सवाल क्या है 19 में, तो वो भी समझाऊंगा, पहले प्रोविजन सारे खत्म करूं। अब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। The provision of this Sahita shall also apply to offence committed by any citizen of India, any place with or without beyond India। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के बाहर अपराध करता है, वो व्यक्ति का है सर, वो व्यक्ति भी भारत के बाहर ही है, तो भी उसके ऊपर ये बीएनएस की संहिता धारा लागू होगी। एनी पर्सन और एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर whenever it may be। जैसे मैं आपको इसमें कुछ केसेस दिखाऊंगा अभी। जैसे एक मूवी आई थी मकबूल, हैव यू सीन द मूवी? एक मूवी थी मकबूल, और केस का नाम भी है सर मकबूल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसमें भी यही होता है सर। उसमें क्या होता है कि वो जो शिप होता है, उस शिप के ऊपर कुछ इलीगल चीजें मिलती है, पर शिप वॉज रजिस्टर्ड इन इंडिया। एक एसोप्स केस है इसका। उसमें क्या होता है सर, पहले इंडिया में क्या था, इंडिया में अननेचुरल ऑफेंस अपराध माना जाता था, ठीक है सर। जब इंडिया में एक और केस पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेयर हंस जॉर्ज वाला। अब मेयर हंस जॉर्ज केस में भी हुआ सर कि वो यहाँ से दुबई से सिंगापुर जा रहा था, रास्ते में प्लेन फ्यूल बनाने के लिए इंडिया में उतरता है, जैसे इंडिया में उतरा उसको पकड़ लिया। तो कहने का मतलब क्या है सर कि कोई भी रजिस्टर्ड है, कोई भी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड अगर इंडिया में है, अगर उस पर कोई अपराध हुआ है तो इंडियन टेरिटरी में, अगर भले से वो इंडियन टेरिटरी में नहीं है, वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर हो रहा है, तो भी उस पर क्या लग रहा है, बीएनएस लगेगा। मान लीजिए एक जहाज है जो कि हाई सीज में है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, लेकिन वो जहाज अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस शिप के ऊपर कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। जैसे उसको पोर्ट पे लेके आया जाएगा, उस आदमी को भी अपराध लगेगा। बात समझ में आई? आगे देखिए, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। सर एक आदमी है जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में,
अभी साइबर वॉर, अभी आपने देखा होगा कि अभी जब युद्ध हुआ हमारा, तो बहुत साइबर वॉर हुआ, अलग अलग इस पे क्लिक मत करो, उस पे क्लिक मत करो, आपके पास भी मैसेज आया होगा कि इसको डाउनलोड मत करना, उसको डाउनलोड मत करना, कोई इमेज देखा कि पूछेगा कि पहचाना कौन है ये, तो तुम उस इमेज को डाउनलोड मत करना, ऐसे करके बहुत सारी तुम्हारे पास सर्कुलेट हुई चीजें। सर तो टेक्निकली बात किया कि वो पाकिस्तान में बैठ के जो इंडिया में जो कर रहा है ना सर, वो बीएनएस के अंदर अपराध है। भलाई से वो इंडिया में नहीं है, भलाई से वो इंडिया के अंदर नहीं है अभी अवेलेबल, लेकिन अपराध अगर वो वहां कर बैठ के कर रहा है तो भी वो क्या बनेगा सर, अपराध बनेगा। इंडिया में बैठा कोई आदमी अगर बाहर अपराध कर रहा है तो वो जाता है सर अपने चौथे क्लोज में, लेकिन अगर कोई बाहर का बैठा आदमी इंडिया में अपराध कर रहा है तो वो जाता है पांचवें क्लोज में। बात समझ में आई सर? इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड पनिशेबल अंडर दिस संहिता। मतलब ऑफेंस अपराध की परिभाषा में यहाँ पे अपराध की परिभाषा नहीं दी इन्होंने, ये समझना, अपराध की परिभाषा नहीं दी है सर। देखो जहां पर भी ऐसे लिखा होता है मीन्स, क्या क्या लिखा होता है मीन्स, तो इसका मतलब होता है कि सर वो परिभाषा को बता रहा है, ठीक है ना सर। जहां पे भी लिखा होगा अभिप्रेत है, और जहां पे भी लिखा है कि सम्मिलित है, क्या लिखा हुआ है इसमें, सम्मिलित है। सम्मिलित का मतलब होता है कि और क्या हम उसमें ऐड कर रहे हैं, अंतर समझिएगा सर। जहां पे मैंने लिख दिया मीन्स, मीन्स मीन्स का मतलब होता है कि उसकी क्या मतलब उसका बताया जा रहा है, लेकिन इंक्लूड्स लिखा है मतलब कि अपराध की, ऑफेंस की जो डेफिनेशन है उसमें एक चीज ये भी इंक्लूड करना कि अगर वो अपराध उस आदमी ने भारत में किया होता तो उसके ऊपर अगर बीएनएस लगता, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है सर, यहाँ पर एक प्रिजम्पशन करने के लिए कह रहा है, आपको उदाहरण स्थापित करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर एक लीगल प्रिजम्पशन बन रहा है। लीगल प्रिजम्पशन कैसे सर, इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल। अगर वही अपराध भारत में किया होता ना उसने, जैसे इंडिया के बाहर बैठ के उसने कोई स्पाईवेयर छोड़ दिया इंडिया के अंदर, ठीक है ना सर, उसने कोई कंप्यूटर रिसोर्सेज पे हमला कर दिया। जब उसने कोई ये हमला किया, इसका सिर्फ डेफिनेशन 21K है, एक टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है 21K। अब इसको मैं आपको आईटी एक्ट भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे आरजेएस में आईटी एक्ट भी है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, ऑफेंस के अंदर हर वो चीज इंक्लूड है जो कि दी हुई है। बिल्कुल फंडामेंटली इन चीजों को समझ लीजिए आप, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये कि इसके अंदर हर चीज इंक्लूड होती है। जैसे इसका देखिए, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप मुझे बताना कि कौन से क्लोज में फॉल हो रहा है। ए इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन एनी प्लेस विद और विदाउट बियॉन्ड इंडिया, ही कैन बी ट्राइड कन्विक्टेड एनी प्लेस इन इंडिया व्हिच ही मे बी फाउंड। सर कौन से में गए अपन, पांचवें में गए, पांचवें में गए, ठीक है ना सर। बैरेक पढ़ो अच्छे से, बैरेक पढ़ो, बैरेक में हर चीज दी हुई है, ठीक है ना सर। नथिंग इन द संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट punishing mutiny or desertion of officers, soldiers, sailor, airmen और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। अब समझिए बात क्या होती है। देखो सर, आईपीसी के प्रावधान या बीएनएस के प्रावधान वहां लागू नहीं होते, ये तो सेम पुराना प्रोविजन है सर। दो केसेस में लागू नहीं होते, जहां पर म्यूटिनी मतलब होता है कि आपने गद्दारी करी है, देशद्रोही किया है आर्मी के साथ में। सर आर्मी में सबसे बड़ा अपराध कौन सा है, म्यूटिनी का। जैसे मंगल पांडे ने क्या किया था, बगावत कर दी थी ना आर्मी के साथ। आर्मी में सबसे बड़ा अपराध क्या है सर, म्यूटिनी का। ये म्यूटिनी नहीं होनी चाहिए। अगर फौज में म्यूटिनी हो जाए ना सर, तो तख्ते पलट होते हैं फिर देश के। अरे सर आज इंडिया में आज तक कभी भी, अपने भारत में कभी भी आज एक बार भी तख्ता पलट नहीं हुआ, म्यूटिनी नहीं हुई। समझ में ये बात, कू नहीं हुआ। कू मतलब होता है कि तख्ता पलट हमने किया नहीं है। हमारी फौज जो है सर, वो हर चीज पूछ के करती है, और ऐसी बात नहीं कि किसी में दम हो। अभी आप देख लीजिए, इतनी मिसाइल हमने उन पे गिराई, हम पे एक भी गिरी? अब बताइए, एक सिंगल मिसाइल हमको हिट करी, और करी भी है तो छोटे मोटे इधर गांव देहात में गिरी होगी। उन्होंने तो दिल्ली के ऊपर फतेह छोड़ दी थी, उसको भी इंटरसेप्ट करके सिरसा में पटक दिया। इंडिया ने तो बड़ी बड़ी मिसाइल्स यूज नहीं करी। ब्रह्मोस का 5वां या 6वां वर्जन है, उसकी स्पीड है 7000, उसकी जो मारक क्षमता है वो 7000 किलोमीटर की है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो सारी, इंटरसेप्ट भी नहीं होती। एक हमारे पास है पिनाका, वो तो इतने तेज, वो 48 सेकंड के अंदर 12 राउंड मारता है और 1 किलोमीटर के एरिया को खाक कर देगा, ऐसा होता है पिनाका। हमने तो यूज ही नहीं किया, वो तो हमारे ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिसाइल कहां से इंटरसेप्ट करेंगे। और इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई है इसमें। हमारे क्या होता है ना कि हम बहुत मार्केटिंग में अच्छे नहीं है, हम मार्केटिंग करने में हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तुम बताओ एक बात, आतंकवादियों के कैंप नष्ट हो गए, पाकिस्तान को अक्कल आ गई होगी भाई रिस्क है, वहां के कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी बम गिरा हुआ है। इजिप्ट से बोरोन गया है, इजिप्ट में नील नदी के आसपास बोरोन के बहुत सारे स्टोरेज हैं, उनका एक प्लेन गया है बोरोन लेके,
ताकि उसको रोके। जो किराना हिल्स है उनकी, उसके आसपास के गांव खाली करा लिए उन्होंने। ये पाकिस्तान थोड़ी बताएगा सब बातें। हमने उनका लाहौर वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया। ये युद्ध अगर 2-3 दिन और चलता ना सर, और ये अगर न्यूक्लियर की धमकी दे रहे थे, हमने उनके न्यूक्लियर अटैक को वो किया सर, तो उनको फिर ये लग गया कि इंडिया के पास में कोड्स हैं कि कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। आप ये बात समझिए कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है इसमें आर्म फोर्सेस की। म्यूटिनी, गद्दारी, देशद्रोह, ये हमारे आर्मी में कभी ये शब्द है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में नहीं है शब्द। लेकिन अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा अपराध है ये। किसके लिए? ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन। ऑफिसर कौन होते हैं सर? जो अफसर है। सोल्जर, फौजी। सेलर कौन होता है सर? सेलर वो होता है सर जो नेवी में होता है। एयरमैन कौन होता है सर? एयरमैन मतलब होता है जो सिपाही होता है ना सर, एयरफोर्स में सिपाही होता है, उसको क्या कहते हैं? एयरमैन। जो नेवी में छोटा सिपाही होता है उसको कहते हैं सेलर। बात समझ में? अगर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर किसी की भी अगेंस्ट अगर ये करते हैं तो ये इस पर फिर बीएनएस लागू नहीं होती है। इसमें फिर आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, वो सब एक्ट लगते हैं इसमें। दूसरी और बात, अगर कहीं भी प्रोविजंस में कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ है, कोई विशेष विधि या स्थानीय विधि है, तो उस पर भी बीएनएस लागू नहीं होता। आप देखेंगे जब आप ये छोटे पढ़ोगे ना पॉक्सो वगैरह, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि आईपीसी के एडिशनल प्रोविजंस लगेंगे या उस एक्ट के एडिशनल प्रोविजंस भी लागू होंगे। आप ये बात देखना, पॉक्सो में मैं आपको सेक्शन अभी लिखवा दूंगा डिक्टेशन में, ये प्रोविजन सारे अलग से लागू होते हैं। ये बात समझ में आई सर? तो मतलब कहाँ पे नहीं लगता सर? पहला एक्सेप्शन तो ये है कि म्यूटिनी डिक्लेरेशन करेंगे, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। और सेकंड एक्सेप्शन है स्पेशल और लोकल लॉ पे ये एक्ट, ये संहिता लागू नहीं होगी। बात समझ में आई? सेक्शन 1 क्लियर है सर? डेफिनेट क्लोज में एंटर करेंगे, थोड़ा सा लिखने का कार्य कीजिए। समझ में आया सेक्शन 1? आप बताइए, सेक्शन 1 समझ में आया अच्छे से? थोड़ा सा लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना सर? फिर सवाल जैसे डिक्टेशन खत्म करूंगा मैं आपको सवाल डिक्टेट करा दूंगा। ठीक है, प्लीज लिखिए। एवरी पर्सन पहले के सर उसमें लिख रहे हैं तीसरे में, ठीक है ना? एवरी पर्सन हु डज एनी एक्ट और ओमिशन, एवरी पर्सन हु डज एनी एक्ट और ओमिशन, contrary to the provisions of this code, within India is liable. लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कोई कार्य या लोप करता है तो वह भारत के भीतर दोषी होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, here every person includes foreigner as well। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में विदेशी भी सम्मिलित है। ठीक है? अब इंडिया क्या है सर? इंडिया समझिए, जैसे किसी ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है आप लोगों में से, इंटरनेशनल लॉ में आपने ये चीज देखी होगी कि हमारा क्षेत्र सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ लैंड तक ही सीमित है, स्काई भी हमारे अंदर आता है और 16 नॉटिकल मील्स का एरिया भी हमारे अंदर आता है। जैसे अलग अलग जोन बने हुए हैं, जैसे एक बना हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो है 200 नॉटिकल मील्स का। ठीक है?
एक जो सिंपल हम जो मानते हैं वो है 12 नॉटिकल मील्स का। नॉटिकल मील्स मतलब सर मान लीजिए दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसका 16 किलोमीटर 16 नॉटिकल मील ये जो एरिया है ना सर, ये भी भारत है, कोई फिशिंग नहीं, इस पे फिशिंग नहीं कर सकता। और 200 नॉटिकल मील मतलब क्षेत्र से 200 नॉटिकल के मील में ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर कोई भी गैस के भंडार मिलते हैं, रिजर्व्स मिलते हैं, तो ये सब पे किसका राइट है? सब पे इंडिया का राइट है। समझ में ही बात? तो कोई भी अपराध करता है तो इसमें इसमें 12 नॉटिकल मील का तो वो एरिया भी इंक्लूड होता है। एक लाइन नोट लिख लीजिए। broadly broadly it broadly india includes land, air and water। भारत में भारत में भारत में भूमि भूमि कोमा वायु व जल क्षेत्र भी सम्मिलित है। वह जल क्षेत्र भी सम्मिलित है। जल में क्षेत्र भी सम्मिलित है। लिखिए समुद्र में 12 नॉटिकल मील का 12 नॉटिकल मील को भारत का हिस्सा माना गया है। इन सी 12 नॉटिकल मील is the part of India पैराग्राफ देने का लिखिए। This Sahita also applies to exclusive economic zone। This Sahita is also applies to exclusive economic zone। ये संहिता भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होती है। ये संहिता भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होती है। ब्रैकेट में लिख लेना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये संहिता भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी लागू होती है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है सर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है सर। और ये कितना होता है सर? 200 नॉटिकल मील्स, 200 नॉटिकल मील्स, ठीक है। चलिए केस का नाम लिखिए, मुबारक अली। स्पेलिंग लिखता हूं मेरे को मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। दिस इज 1957। इनका जो पुराना नाम था वो था मुबारक अली अहमद। इसका नाम लिख लीजिए एक बार। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि कहीं कहीं पे स्टेट ऑफ बॉम्बे लिख रहे हैं, कहीं पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिख रहे हैं। तो सर ये क्या चक्कर है? इसको हम कैसे एग्जाम में ये मिस्टेक ना करें? तो सर सुन लीजिए, 1960 के पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे था, इसके अंदर महाराष्ट्र भी आता था और गुजरात भी आता था, ठीक है सर। 1 मार्च दोनों को 1 मार्च या 1 अप्रैल को दोनों अलग हुए थे। इसकी डेट मेरे को याद नहीं, दोनों सर अलग हुए। 1960 के बाद में जो भी केसेस है उसमें आपको मिलेगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है सर। जैसे शरद बृद्धि शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कौन से ईयर का केस है ये? इट इज समहाउ 1972 और 82 का केस है, 72 या 82 का एक केस है ये, ठीक है ना सर। तो कहने का मतलब है कि कभी आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में। तो ये जो केस है हमारा, ये 1957 का केस है, इसलिए हमने स्टेट ऑफ बॉम्बे को लिखा है। लिखिए इसमें every person is liable under this Sahita, who is in India। कोई भी व्यक्ति जो 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 भारत के भीतर स्थित है, वह
कोई भी व्यक्ति जो भारत के भीतर स्थित है वह वह इस संहिता में वह इस संहिता में दायित्वधीन होगा, दायित्वधीन होगा, दायित्वधीन होगा। इसके एक्सेप्शंस लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? एक्सेप्शंस। देखिए सर, कोई भी जो एक्ट है वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति, क्या लिख, सब शब्द लिखा है एवरी। तो सर क्या एवरी पर्सन में सारे व्यक्ति आते हैं क्या? किसी ना किसी को तो इम्यूनिटी प्रदान है ना सर, छूट प्रदान है, विशेष छूट प्रदान है। जैसे राजदूत हो गए, राजनयिक हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनको क्या ऐसे गिरफ्तार कर लेते क्या? ऐसा हुआ? गुजरात जुडिशरी की बात है। कहां की बात है? गुजरात में, को पता है शराब बैन है। क्या बैन है गुजरात में? एक जज साहब थे, अच्छे जज साहब थे, लेकिन शौक एक ही था, है ना, दो गुट लेने का। वो न समय देखते न जगह देखते, ठीक है सर, और पुलिस वालों से उनकी बनती नहीं थी। तो एक बार वो शराब पी के डायस पे बैठ गए, और वो हर दिन शराब पी के डायस पे बैठते थे। पुलिस वाले आए और उसको गिरफ्तार करके सीधा जेल में डाल दिया। स्टेट में किसी जुडिशरी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन एक जुडिशरी है जिसका एसोसिएशन, एक स्टेट जुडिशरी है जिसका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, वो है दिल्ली, ठीक है ना सर। उसका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग था। ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस इश्यू कराई कि अगर डायस पे कोई मजिस्ट्रेट बैठा है और मजिस्ट्रेट को कोई भी डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता, समझ में ही, अपराध किया है तो इंक्वायरी बिठाओ, सस्पेंड करो, गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये जुडिशरी के सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोटेक्ट किया इससे। वो केस भी मैं लिखवा दूंगा, तो आप देखोगे कि सर हम एवरी पर्सन में लिखते तो हैं कि हर आदमी, लेकिन सर आप बताओ राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, इनको गिरफ्तार कर लोगे आप एक ही बार में जैसे? लेकिन ये इम्यूनिटी विधायकों के पास नहीं है, इसके पास नहीं है। जैसे अभी एक एमएलए साहब है राजस्थान में, उनको ट्रैप किया एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख के लिए, है ना, उनको हैंड टू हैंड गिरफ्तार कर लिया। तो मतलब ही इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द इम्यूनिटी। और आप सीपीसी में अगर आपने पढ़ा है कि अगर सदन सदन चल रहा है, 133, 132, 134 कुछ सेक्शन है, अगर सदन चालू है तो सर आप उसको 30 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं कर सकते सिविल मामलों में। तो पर क्रिमिनल में ऐसा कुछ ऑफेंस, क्रिमिनल में कोई छूट प्रदान नहीं है। तो एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है? जो शब्द है एवरी पर्सन, इसके अंदर सेक्शन 1 क्लोज 3 में जो शब्द है एवरी पर्सन, इसके अपवाद क्या है इसको समझिए, थोड़ा सा लिखिए। The word used, the word used, the word used in section 2, in section 2 is every person, is every person, is every person. But here are some person who have been granted immunity from prosecution, immunity from prosecution, immunity from the constitution, either by the either by the either by the constitution, either by the constitution और इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ। लिखिए, मैंने सेक्शन 2 तो नहीं लिखा दिया आपको जोश जोश में 1 क्लोज 3 कर दीजिए उसको। नोट्स पुराने ना सर नोट्स तो पुराने ही रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के नोट्स है तो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। और देखो नोट्स बनाने कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं है। तुमको लगता है कि सर ने पढ़ा दिया लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो घर जाओ भट्टाचार्य से नोट्स बनाए। भट्टाचार्य बहुत ठीक बुक है, एक अच्छे स्तर की बुक है भट्टाचार्य। अब प्रोफेसर भट्टाचार्य की बुक को आप पढ़ सकते हो। और भट्टाचार्य तो हमारे सर रहे, और इज ए वेरी ब्रिलियंट सर। तो अब पढ़ाते नहीं है, लेकिन ही वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर इंडिया में। 21 या 22 साल की उम्र में तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए थे। तो बहुत ही ब्रिलियंट है। लिखना, धारा 1 उपधारा 3 में प्रयुक्त हुए शब्द, धारा 1 उपधारा 3 में प्रयुक्त हुए शब्द प्रत्येक व्यक्ति, प्रयुक्त हुए शब्द प्रत्येक व्यक्ति, इन्वर्टेड कॉमा में करना, इन्वर्टेड कॉमा में करना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति, बैरक में प्रत्येक व्यक्ति लिखा है ना,
प्रत्येक व्यक्ति में भी कुछ अपवाद प्रावधानित किए गए हैं, यहाँ कुछ व्यक्तियों को या तो संविधान द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विशेष छूट प्रदान की गई है। अब बताओ मेरे को, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट कहां दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल में है कि गिरफ्तार नहीं करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को? दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है बताएगा कोई मुझे? इस क्लास में पढ़ाया है मैंने, वी हैव डिस्कस दोस प्रोविजंस। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं करोगे, विच वन द आर्टिकल इज? आर्टिकल 361। लिखिए, जैसे लिखिए उसमें, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल को दी जाने वाली सुरक्षा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल को दी जाने वाली सुरक्षा या संरक्षण। ठीक है सर, ये है अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361। ठीक है सर, सेकंड पॉइंट लिखिए, इन इंटरनेशनल लॉ the prisoner of war are protected through Geneva Convention, अंतर्राष्ट्रीय विधि में या अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध बंधक जेनेवा संधि के तहत संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। अरे पाकिस्तान का नाम मतलब मेरा खून खोलता है, तुमको सही बताऊं मैं, हमारे सौरभ कालिया उनको खबर मिली कि कारगिल वार में जो सबसे पहले जो शहीद हुए थे वो सौरभ कालिया थे, उनकी आंखें निकाल ली थी सौरभ कालिया की। ये तो ऐसे थे, एक थे विंग कमांडर आहूजा, उनका प्लेन क्रैश किया, जब वो पैराशूट से उतर रहे थे नीचे, तो ये जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि अगर कोई पैराशूट में है और वो हमला नहीं कर रहा है ना, तो उस पर गोली नहीं चलाओगे आप। लेकिन जब पैराशूट से, जब उनके प्लेन के ऊपर राउंड फायर किए और वो पैराशूट खोल के जब कूदे नीचे, तो पैराशूट में ही थे, उनके पैराशूट में उनको हवा में गोली मारी है। जब उतर के नीचे तो पॉइंट ब्लैंक से उनको बहुत सारी गोलियां मारी है। सौरभ कालिया और ये आहूजा जो थे, उनको बहुत, मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान तो बहुत अपना जो पड़ोसी है ना, सबसे थर्ड क्लास पड़ोसी है हमारे साथ। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। और सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जिस दिन सरकार सोच लेना कि हमारे 50 लाख आदमी मरेंगे तो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा, उसी टाइम हमें पाकिस्तान से मुक्ति मिलेगी, याद रख लेना। तुम्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए ना, तो सोच लो फिर 50 लाख आदमी मरेंगे तो मरे। और गवर्नमेंट इसे नहीं सोचती ना। अभी तो मोदी जी ने बोला अभी कि न्यूक्लियर की धमकी देना बंद करे। ये अंतिम बार है जब न्यूक्लियर की हम लोग सहन कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। इनके सारे न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दो, अपना ये डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि ये बम ना मार पाए। और पता लग गया कि इन्होंने मिसाइल छोड़ी थी जिसमें न्यूक्लियर था, तो वहीं पे फिर इसको खत्म करो, फिर फुल स्केल वॉर में ऐसा होगा। तो वही बात है ना कि हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर यार, उनको कितना याद ना दी हमने। पाकिस्तानियों को 93,000 पाकिस्तानियों को 6 महीने तक खाना खिलाया है। 93,000 रुपए देते ना जो फौजी थे जिनके सरेंडर कराया था बांग्लादेश में, आप मानेंगे नहीं, हमने 6 महीने तक उनको खाना खिलाया है। 6 महीने तक 90,000 की फौज को आप 6 महीने तक खाना खिला सकते हो क्या? और हमारे अभिनंदन उधर गिर गए थे, उसमें टीज फंटास्टिक करते रहते पाकिस्तानी। थर्ड क्लास जो पड़ोसी ना, वो है हमारा पाकिस्तानी। खुशी से मना रहे हैं जैसे कोई पता नहीं क्या जीत लिया हो, खुशियां मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लंदन में नाच रहे हैं, गिद्दा डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट होता है, वरना उसमें भी कहते कि हम जीते वर्ल्ड कप भी। ठीक है सर, दूसरा लिखिए, एम्बेसडर्स,
राजनयिक या राजनयिक, राज प्रमुख, एम्बेसडर्स। ठीक है सर, इन सबको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है सर, क्लोज 1 क्लोज 4 लिखो, सेक्शन 1 क्लोज 4। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्रिमम त्रेहित पर्सोनम। क्रिमन त्रेहित पर्सोनम। प्लीज लिखिए इसको। इसमें मतलब लिखिए, ए पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम। एक व्यक्ति हमेशा अपराध अपने साथ लेकर चलता है। एक व्यक्ति अपराध हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। लिखिए, इसमें लिखिए, wherever any person जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, wherever any person who does an offense beyond India, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति जो कि भारत से परे अपराध करता है, एंड such offense is against भारतीय न्याय संहिता, तथा ऐसा अपराध संहिता के अनुबंधों के अनुसार है, तो ये माना जाएगा कि वो अपराध उस व्यक्ति द्वारा भारत में ही किया गया है। then it shall be considered in the same manner if such act committed in India, ठीक है। लिखिए सेक्शन 1 क्लोज 5, इसमें लिखिए, whoever does any offense, जो कोई भी व्यक्ति अपराध कारित करता है, पॉइंट नंबर ए लिखना उसमें, पॉइंट नंबर ए लिखना उसमें, by any citizen of India, in any place without and beyond India, in any place without and beyond India, लिखिए, किसी भारत के नागरिक द्वारा भारत में या उससे परे अपराध किए जाने पर, भारत में किसी भारतीय नागरिक द्वारा
भारत में उससे परे अपराध किए जाने पर। पॉइंट नंबर बी लिखिए, एनी पर्सन any person commit any offense on any ship or aircraft registered in India, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, देखिए जो पहला पॉइंट लिखा है मैंने आपको, वो सिर्फ किस पे लगता है, सिटीजन ऑफ, सिर्फ भारत के नागरिक पर लगता है। जो पहला पॉइंट लिखवाया मैंने आपको, वो सिर्फ किस पर लागू हो रहा है, भारत के नागरिक पर। जो सेकंड पॉइंट लिखवाया मैंने आपको, वो किस पर लग रहा है, एनी पर्सन, वो फॉरेनर पे भी लागू होता है सर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड committing offense targeting a computer resource located in India। देखिए, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर स्थित व्यक्ति, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर स्थित व्यक्ति, ठीक है सर। तो उस पर भी धारा लागू होती है, ठीक है सर। एक स्पष्टीकरण लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में एक लाइन लिख लीजिए सर, एक्सप्लेनेशन में एक लाइन लिख लीजिए। Offense includes any act committed outside India. Offense includes any act committed outside India if committed in India would be punishable। हिंदी में लिखिए, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य भी आता है, जो इस संहिता के अधीन दंडनीय है। ठीक है सर, एक सवाल दिखाऊंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है ना सर। देयर इज ए क्वेश्चन, प्लीज एक बार दोबारा देख लीजिए। आप कल आंसर लिख के लाएंगे इसका, ठीक है ना सर। कल आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिख के लाएंगे। सवाल आया 2019 के मेंस में, पहला सवाल ही यही था, भिड़ते ही। दो मिनट सवाल देख लीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्लास छोड़ रहा हूँ बस, फिर बीएनएस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, दिस इज 2019 पेपर। सर ये सवाल है, इस सवाल में कौन सा सेक्शन लग रहा है मुझे बता दीजिए एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 3 नंबर का सवाल था ये, आप मुझे बताइए कौन सा सवाल लग रहा है इसमें। मतलब सेक्शन, मतलब कौन सा सेक्शन का कौन सा क्लोज लग रहा है, 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, 5 लग रहा है, कौन सा क्लोज इसमें लागू हो रहा है। Dinesh, a Hindu Indian citizen whose wife and daughter reside in India, goes to Australia for business trip. After obtaining citizenship of Australia, marries an Australian woman. Whether Dinesh can be prosecuted for bigamy on returning India by his first wife? Explain with the relevant provision of law। अब आपको ये बात पता है,
कौन सा लगेगा सर इसमें? चौथा पांचवा क्यों नहीं लग रहा है इसमें? पांचवा क्यों नहीं लग रहा है इसमें? हाँ, एक एक करके जवाब दीजिए कि हमने भी पांचवा, मैंने आपको चौथा ही पढ़ाया, पांचवा पढ़ाया, पांचवा क्यों नहीं लगेगा इसमें? अरे क्या बकवास करते हो नेशनल सिक्योरिटी, प्लीज लो बेसलेस बात मत किया कीजिए क्लास में। नहीं, अरे सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसलिए पांचवा नहीं लगेगा। समझ में आई बात? अरे सर देखिए, आंसर राइटिंग में आप हमेशा एक बात याद रखिए, कोर और फंडामेंटल को हिट कीजिए, बिकॉज ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। शब्द देखिए, पांचवा निकालिए एक बार, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, बियॉन्ड इंडिया की बात नहीं है, उसमें एनी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात है ना। आप जो शब्द है उसको देखिए, इधर उधर, अरे सर फोकस कीजिए चीजों के ऊपर, पिवोटल पार्ट हिट कीजिए। पिवोटल मतलब होता है सेंटर पॉइंट क्या है उसका, तो सवाल क्यों पूछा आपसे उसने, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके कि पांचवा लगेगा या चौथा लगेगा। बात समझ में आ रही है? पुराने वाले सेक्शन में सेक्शन 3 लगेगा, 4 लगेगा, उसमें कंफ्यूज कर सके आपको। बात समझ में किस तरह का सवाल था ये, और क्यों पूछा गया सवाल को? क्योंकि आप अगर शब्द सही से पढ़ोगे शब्दों को, तो पहले का पांचवा देखिए, उसमें लिखा हुआ है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर प्रत्येक और परे स्थान पर किसी भारत के किसी नागरिक द्वारा। क्या भारत का नागरिक है क्या दिनेश? इस दिनेश इज दिनेश इज सिटीजन ऑफ इंडिया? नहीं सर, नहीं है, तो पांचवा नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा फिर? कौन सा बचता है? चौथा बचता है। और चौथे में अगर आप देखोगे, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, लिखा हुआ है जो किसी भारतीय, जो भारत व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। इंग्लिश में पढ़िए एक बार, एनी पर्सन लायबल for the law for timing enforced in India tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according with the provisions for a committed। समझ में आ रही है सर? अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, द टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया, लिखा हुआ है जो भारत में तत्समय प्रवत किसी भी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। सेक्शन निकालिए। अरे सर सेक्शन निकालिए जल्दी से, इधर समय नहीं है इतना देने के लिए। सेक्शन निकालिए आप, सेक्शन 82 निकालिए, 82 भारतीय न्याय संहिता में 82 निकालिए, 82। अब सर 82 में अपराध किया नहीं किया इसने? सर देखो, भारत में किसी भी विधि के अंदर अगर उसने अपराध किया है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो, वो लायबल है पहले के तीसरे में, अर्ली इट वो सेक्शन 3, पहले के चौथे में अर्ली इट वो सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 था पहले, क्या था सेक्शन 3। अंतर यही है, अगर आपसे कोई पूछे तो 4 और 5 में क्या अंतर है? सर 5 जो है वो सिर्फ सिटीजन के लिए लगता है, सिटीजन बाहर क्राइम कर रहा है लेकिन है इंडिया का सिटीजन, तो उसके लिए वो लगता है। लेकिन कोई इंडिया का सिटीजन था या नहीं था, अपराध उसने किया है और भारत के किसी लॉ के अंडर अपराध किया है, तो क्राइमम पर्सम त्राहितम लिखा है ना मैंने आपको, है ना, क्राइमम त्राहित पर्सोनम, तो उसका मतलब क्या है कि आदमी अपना क्राइम कैरी करता है, भले तो सिटीजन नहीं है अब, लेकिन तू जिस दिन इंडिया में मिल गया तेरे ऊपर सेक्शन 82 का केस लग जाएगा। 82 देखिए, मैरिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, क्या सजा है इसमें? कितनी सजा है इसमें? 10 साल। हाँ सेक्शन फाइन, ठीक है ना सर? समझ में आई आप लोगों को? आंसर लिख लाओगे इसका कल? आंसर लिख के लाना। 3 नंबर का सवाल है तो मुझे 45 शब्दों में आंसर चाहिए इसका। कितने शब्दों में? मैं कल चेक करूंगा, मुझे भी तो पता लगे कौन सा बच्चा सीरियस है इस क्लास में। 45 वर्ड्स में आना चाहिए आंसर, और 45 वर्ड्स का मतलब होता है 45 से 50 शब्द मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्रॉस मत करना। जो बच्चों ने आंसर राइटिंग नहीं करी है तो सुन लो, 45 दिन जब मिलते हैं ना प्री के बाद में, तो उस टाइम कोई जड़ी बूटी नहीं जो मैं पिलाऊं तुम्हें, अभी से मेहनत करो, मुझे आंसर चाहिए और मैं सबका चेक करूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी मैं आंसर चेक करूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। ये सवाल आया है मेंस के अंदर, ठीक है ना सर? और डिफरेंस क्यों, वो सेक्शन क्यों नहीं लगा, ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ लीजिए। Whether Dinesh can be prosecuted for the bigamy on returning on India by his first wife, explain with the relevant provisions of the law। हाँ सर, उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसका अभियोजन हो जाएगा, ठीक है ना सर? अभियोजन क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि सेक्शन 1 क्लॉज 4 जो पहले सेक्शन 3 हुआ करता था, उसके अनुसार वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है, भले ही वो सिटीजन नहीं है। तो बहुत से लोग इसमें क्या आंसर लिखा है, नहीं 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 वो लायबल नहीं है क्योंकि अब वो सिटीजन ही नहीं रहा। अरे तो मुन्ना, ये सेक्शन 3 में तो दिया हुआ है ना,
इसका कल मुझे आंसर चाहिए लिखा हुआ, सुंदर आंसर लिख के लाना और अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ।